नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है वैलिड पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होते हैं? यहाँ पे पेरेंथेसिस को हमने हर तरीके के ब्रैकेट्स कह दिए हैं, वो कैरेक्टर्स जो ब्रैकेट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे इसको इस सवाल में हमने पेरेंथेसिस कहा है, इनको पेरेंथेसिस कहा है, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको भी पेरेंथेसिस कहा है। तो इन 6 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जब भी मैं पेरेंथेसिस वर्ड का यूज कर रही हूँ। तो मुझे चेक करना है कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी हुई है, कैसी स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो अगर सिर्फ मेरे पेरेंथेसिस वाले कैरेक्टर्स हों, मतलब ब्रैकेट्स हों, तो क्या वो एक वैलिड पेरेंथेसिस फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक वैलिड पेरेंथेसिस क्या होता है? वैलिड पेरेंथेसिस या इनपुट स्ट्रिंग वो होगी जिसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमेशा सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट आए। यानी अगर मैंने इससे ओपन किया है तो इसी से क्लोज करना चाहिए। अगर मैंने इससे ओपन किया और इससे क्लोज कर दिया, या मैंने इससे ओपन किया और इससे क्लोज कर दिया, या फिर मैंने करली ब्रेस से ओपन किया और मैंने पेरेंथेसिस से क्लोज कर दिया नॉर्मल वाले ब्रैकेट से, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इस तरीके का या इस तरीके का ओपनिंग क्लोजिंग या इस तरीके का ओपनिंग क्लोजिंग सही रहेगा। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेकेंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट भी उसका करेक्ट ऑर्डर में उसके साथ आना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर भी एक और ओपन ब्रैकेट डाला है, फिर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं क्लोजिंग ब्रैकेट में पहले पेरेंथेसिस वाला डाल दूं, उसके बाद मैं दूसरा पेरेंथेसिस वाला डाल दूं, उसके बाद ये डाल दूं। ये मेरा एक गलत फॉर्मेट हो जाएगा। सही तरीका होगा कि जैसे मैंने ओपनिंग वाले डाले हैं, जो लास्ट वाला ओपनिंग वाला था उसका क्लोजिंग वाला भी उसके बाद ही आए, फिर इसका क्लोजिंग वाला आना चाहिए यानी ये, फिर इसका क्लोजिंग वाला आना चाहिए यानी ये। या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये पहले नॉर्मल पेरेंथेसिस आया, फिर करली ब्रेस आया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग के टाइम पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ही आना चाहिए ताकि इनका पेयर बने, उसके बाद करली ब्रेस ही आना चाहिए ताकि इनका पेयर बने, उसके बाद पेरेंथेसिस आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिख दिया जिसमें मैंने पहले तो ब्रैकेट दे दिया, पर फिर मैंने पेरेंथेसिस दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, अब हम कह तो सकते हैं इसका और इसका मैच हो तो गया, पर मैच नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि ये तो क्लोज अच्छे से हो गया पर ये क्लोज अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि करली ब्रेस को करली ब्रेस ही क्लोज कर सकता है। इसीलिए ये फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट गलत है, ये सही है एंड ये भी सही है। तो मेरे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि हर क्लोजिंग ब्रैकेट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। यानी क्लोजिंग ब्रैकेट अगर ये है तो ओपनिंग भी इसके साथ ये होना ही चाहिए। अगर क्लोजिंग ये है तो ओपनिंग में ये होना ही चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो ओपनिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट होना ही चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है वो मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग होगा ऑफ माय पेरेंथेसिस। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं, इसके अंदर ये वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, ये वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, करली ब्रेसेस वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज माय वैलिड स्ट्रिंग। इसके लिए मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो शुरुआत में मेरा ओपनिंग पेरेंथेसिस है, लास्ट में भी ओपनिंग पेरेंथेसिस है, तो ये भी बिल्कुल एक वैलिड मेरे पास स्ट्रिंग है, इसके लिए भी मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। इस एग्जांपल को देखूं जब पे शुरुआत में तो ये ओपनिंग पेरेंथेसिस आ रहा है पर इसको क्लोज कर रहा है मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसके लिए रिटर्न कर दूंगी मैं फॉल्स को। एक और एग्जांपल देखूं, जैसे शुरुआत में इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वाले बिल्कुल सेम है पेरेंथेसिस, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि क्लोजिंग वाला पहले आ गया, ओपनिंग वाला बाद में आ गया। ये भी बिल्कुल गलत है। ओपनिंग हमेशा पहले आता है, क्लोजिंग हमेशा बाद में आता है, तभी एक वैलिड पेरेंथेसिस फॉर्म होता है। तो ये भी मेरे पास गलत स्ट्रिंग आ गई है। अब वैलिड पेरेंथेसिस वाला जो सवाल है इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट इसको हम नॉर्मल आइटरेशन से या नॉर्मल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं। यहाँ पर क्योंकि हम स्टैक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं इसको स्टैक से सॉल्व करके दिखाऊंगी, और जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो होगा एक ऑप्टिमाइज तरीका, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच के अंदर मुझे इमेजिन करना है कि जिस भी स्ट्रिंग के लिए मैं टेस्ट कर रही हूँ, मान लेते हैं मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, पहले ओपनिंग पेरेंथेसिस, फिर मेरे पास करली ब्रेस आ गया, फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर ये, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक और पेरेंथेसिस आ जाए, फिर ये भी मेरे पास बिल्कुल सही स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें भी ये इससे प्रॉपरली क्लोज हो रहा है पहले, उसी के बाद शुरुआत वाले का क्लोजिंग आ रहा है, तो इसके लिए भी मुझे ट्रू रिटर्न करना है। मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग के लिए मैं अपने प्रोसेस को एनालाइज करने वाली हूँ। मुझे इस सवाल को यूज करने के लिए एक स्टैक की मदद लेनी पड़ेगी, तो मैं एक स्टैक क्रिएट कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं इमेजिन करूँगी एक बर्गर की फॉर्म में।
क्या मैं कह सकती हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैं कुछ ऐसे भी इमेजिन कर सकती हूँ, यानी पहले मैं इस पर जाऊँगी, फिर मैं इस पर जाऊँगी, फिर मैं इस पर जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने क्लोजिंग वालों पर जा रही हूँगी, फिर एक ओपनिंग वाला आएगा, फिर एक क्लोजिंग वाला आएगा, क्लोजिंग वाला आएगा। तो जैसे ही मेरे पास एक ऐसा केस आता है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग वाले जो भी ब्रैकेट्स होते हैं उनको तो मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। जैसे कोई भी ओपनिंग वाला ब्रैकेट आया उसको मुझे स्टैक के अंदर पुश कर देना है, यानी मैं नीचे से शुरू करूंगी। ये मेरा ओपनिंग वाला ब्रैकेट है तो इसको मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ये मेरा स्टैक जो होगा ये कैरेक्टर्स को स्टोर कराएगा, तो मैंने इसको कुछ ओपनिंग को ऐसे स्टैक के अंदर पुश कर दिया। दोबारा फिर से एक ओपनिंग आ गया तो दोबारा मैं क्या करूंगी, इसको स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। फिर दोबारा एक और ओपनिंग आ गया। इनफैक्ट बर्गर से हटकर मैं अपने नॉर्मल स्ट्रिंग की बात करूं तो ये ओपनिंग आ गया, फिर ये ओपनिंग आ गया, अब इस ओपनिंग पर मैं आ गई तो इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, तो मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब क्या आया, अब मेरे पास क्लोजिंग आ गया है। जैसे ही क्लोजिंग वाला आएगा तो क्लोजिंग वालों के लिए मुझे कुछ और स्टेप परफॉर्म करना है। क्लोजिंग वाले ब्रैकेट के लिए मैं ये चेक करूंगी कि क्या स्टैक के जो टॉप पर है वो उसका पेयर बना रहा है। अगर पेयर बना रहा है फिर तो चीजें ठीक है, अगर पेयर नहीं बना रहा उस केस में मेरे पास फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। मतलब जो मेरा स्ट्रिंग था पूरा का पूरा कैरेक्टर्स का, मेरे पेरेंथेसिस का, वो गलत है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ली है तो जहां पर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, क्या मैं कह सकती हूँ इसका पेयर बनाने वाला भी इससे पहले वाला कैरेक्टर ही होगा। मतलब इसके पहले जो ओपनिंग वाला आया होगा वो इसी के साथ पेयर बना सकता है। इसको मैं और छोटी स्ट्रिंग से समझाती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, इसमें अगर पहले वाला क्लोजिंग ये आया है तो क्या मैं कह सकती हूँ इसका पेयर ये वाला ओपनिंग है, मतलब इससे बिल्कुल पहले आने वाला। और अगर सेकंड नंबर पर कोई क्लोजिंग आया है तो उसका पेयर 2 नंबर पहले वाला ओपनिंग है। जो शुरुआत में मेरे पास क्लोजिंग वाला आया उसका पेयर बनेगा लास्ट वाले ओपनिंग के साथ, जो लास्ट में क्लोजिंग वाला आया उसका पेयर बनेगा शुरुआत वाले ओपनिंग वाले के साथ। तो इस तरीके से पेयर्स हमारे बनते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मैंने एक स्टैक लिया, स्टैक के अंदर पहले मैंने इस ओपनिंग को पुश कर दिया, फिर मैंने इस ओपनिंग को पुश कर दिया, तो इसके लिए इस वाले क्लोजिंग के लिए जो इसका ओपनिंग वाला पेयर होगा वो अब स्टैक के टॉप पर ही एग्जिस्ट करता होगा। और दूसरी स्ट्रिंग के लिए एनालाइज करूं, मान लेते हैं मैंने ये लिया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया, फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, फिर ये लिया। इसके लिए अगर मैं स्टैक लूं तो सबसे पहले तो स्टैक के अंदर ये वाला आएगा, उसके बाद स्टैक के अंदर मेरा कर्ली ब्रेस का ओपनिंग आएगा। अब जब मैं क्लोजिंग की बात करूंगी तो इस कर्ली ब्रेस के क्लोजिंग वाला जो मैचिंग पेयर होगा वो स्टैक के टॉप पर ही पड़ा होगा, क्योंकि लास्ट में वही मेरे पास एनालाइज हुआ होगा, लास्ट में एनालाइज हुआ होगा, लास्ट में उस पर ऑपरेशन रन हुआ होगा और लास्ट में यही कर्ली ब्रेसेस वाला स्टैक के टॉप पर पुश हुआ होगा। तो इसको डायरेक्टली अगर मुझे इसका पेयर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली स्टैक का टॉप ही चेक कर लूं। अगर स्टैक के टॉप पर इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, इस क्लोजिंग वाले का अगर ओपनिंग पेयर स्टैक के टॉप पर एग्जिस्ट करता है, तब तो मतलब मेरा जो वैलिड पेरेंथेसिस है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर मान लेते हैं एक इनवैलिड कंडीशन होती, ये जो है मेरा यहां पर मेरे पास ओपनिंग में जो होता स्क्वायर वाला हो जाता, तो यहां मैं स्क्वायर पुश कर देती। अब जब मैं इसको कंपेयर करती स्क्वायर के साथ तो क्या होता, ये इसका पेयर नहीं है। मतलब क्लोजिंग वाले ब्रेस के लिए पेयर हमेशा ओपनिंग वाला सेम ब्रेस होना चाहिए, पर यहाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही आ गया यहाँ मुझे पता चल गया मेरा पेरेंथेसिस वैलिड नहीं है, तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। लेकिन हाँ, अगर क्लोजिंग वाला ये आता है और स्टैक के टॉप पे ये होता है तो वैलिड पेयर है। क्लोजिंग में अगर ऐसा पेरेंथेसिस आता है और स्टैक के टॉप पे भी ऐसा ही होता तो ये वैलिड पेयर है। क्लोजिंग में अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है और स्टैक के टॉप पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये वैलिड पेयर है। तीन ही कंडीशन में वैलिड पेयर है, जब मेरे क्लोजिंग के अंदर ये आएगा और ओपनिंग में स्टैक के टॉप पर ऑलरेडी यही पड़ा होगा, या फिर जब मेरे पास क्लोजिंग में स्क्वायर ब्रेस आएगा और ओपनिंग में स्टैक के टॉप पर इसका ओपनिंग पड़ा होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब मेरे पास क्लोजिंग में पेरेंथेसिस आएगा और स्टैक के टॉप पर भी मेरे पास पेरेंथेसिस पड़ा होगा। तो इन्हीं तीन कंडीशंस में मेरा जो स्टैक है या मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पेरेंथेसिस रहती है। बाकी इन कंडीशंस को कभी भी ब्रेक किया गया तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पेरेंथेसिस नहीं रहेगी। तो जब भी क्लोजिंग आएगा मैं क्या चेक कर लूं क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कि स्टैक के टॉप पर क्या उसका सही पेयर है। अगर सही पेयर है फिर तो ठीक है, फिर अगले वाले के लिए एनालाइज करें, अगले वाले के लिए करें, और अगर नहीं है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। तो यहाँ सबसे पहले एनालाइज करूंगी इस क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। इसके लिए मैं चेक करूंगी
स्टैक के टॉप को, तो यहाँ पर भी सी का ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा टॉप है उसको मैं पॉप भी कर सकती हूँ। पॉप करने का मतलब है कि इसको अब मैं स्टैक के टॉप से हटा दूं। टॉप से इसलिए हटाया क्योंकि अब इसके अगले वाला जो आएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसको भी अपना तो पेयर फाइंड आउट करना होगा ना, और ये सिर्फ टॉप को चेक कर सकता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए जो इसका पेयर था वो सक्सेसफुली मिल गया, तो मैं इसके पेयर को हटा सकती हूँ यहाँ से। अब मैं बढ़ जाऊंगी अपने इस ब्रैकेट की तरफ। इस ब्रैकेट के लिए चेक होगा कि क्या इसका पेयर टॉप पर एग्जिस्ट करता है, तो इसका ओपनिंग वाला ये रहा, इसका भी पेयर एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी मैं हटा दूंगी अपने स्टैक से। उसके बाद चेक करूंगी इसके लिए, ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम कुछ चेक नहीं करते, हम सिंपली इसको करते हैं पुश। तो ओपनिंग को मैंने अपने स्टैक के टॉप पर पुश कर दिया। उसके बाद मैं आ जाऊंगी इसके नेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट चेक करेगा क्या स्टैक के टॉप पर उसका पेयर एग्जिस्ट करता है, तो इस क्लोजिंग के लिए इसका पेयर एग्जिस्ट करता है स्टैक के टॉप पर, तो इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसके पेयर को हटा दूंगी, यहाँ से करवा दूंगी पॉप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर, यानी अपने लास्ट वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पर। ये भी चेक करेगा क्या इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉप करा दो। तो लास्ट में मैंने क्या किया, इसके पेयर को करा दिया यहाँ से पॉप। अब मान लेते हैं कि ये ऐसा होता कि यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर शुरुआत में कुछ इस तरीके का एक और पैरेंथेसिस लगा होता, तो उस केस में लास्ट में ये वाला मेरा क्लोजिंग वाला तो नॉर्मली जाकर उसको पॉप करा देता, पर लास्ट में मेरा एक शुरुआत वाला सिंगल अभी भी रह जाता। तो एक बार जब मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब मैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर लेती हूँ, तो लास्ट में मुझे ये भी चेक कर लेना है कि क्या मेरा स्टैक अब खाली हो गया है। क्योंकि अगर स्टैक खाली नहीं हुआ, स्टैक के ना खाली होने का मतलब है कि शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रेसेस या ओपनिंग ब्रैकेट्स थे, वो शुरुआत वाले ओपनिंग थे जिनको कभी क्लोज ही नहीं किया। जैसे इस ब्लू वाले को इसका कोई क्लोजिंग पेयर कभी मिला ही नहीं, तो ये ऑलरेडी स्टैक के अंदर पड़ा होगा। तो अगर स्टैक खाली नहीं है तब भी मेरे पास जो मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो पूरी इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, मतलब वहां पर कुछ ऐसी चीज है जो इनकम्प्लीट रह गई है। पर हाँ, अगर स्टैक खाली हो गया तो उस केस में मैं लास्ट में रिटर्न करा सकती हूँ ट्रू। तो इसके लिए कोड कैसा लिखेंगे, कोड में कुछ ऐसा होगा कि मैं शुरुआत से i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक जाऊंगी और हर बार कर दूंगी i को प्लस प्लस। स्ट्रिंग की लेंथ पर जाकर जो ith पोजीशन पर मेरे पास कैरेक्टर है ch, उसको मैं निकाल दूंगी। अगर वो कैरेक्टर एक ओपनिंग कैरेक्टर है तो उस केस में उसको स्टैक के अंदर मैं कर दूंगी पुश, और अगर वो एक क्लोजिंग कैरेक्टर है फिर उसके लिए दो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो क्या उसका वैलिड पेयर मेरे स्टैक के टॉप के साथ बन रहा है या स्टैक के पीक के साथ बन रहा है। अगर बन रहा है तो स्टैक के टॉप से उसके ओपनिंग पेयर को हम निकाल देंगे। अगर नहीं बन रहा तो यहीं से ही मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है कि यहां मुझे एक इनवैलिड की कंडीशन मिल गई है। तो कुछ इस तरीके से मेरा एक लूप चल रहा होगा जो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पर जाएगा। ओपनिंग है तो उनको पुश करेगा, क्लोजिंग है तो उनका पेयर ढूंढेगा, पेयर नहीं मिला तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, पेयर मिल गया तो पॉप कर देगा मेरे स्टैक के अंदर से। और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरा स्टैक जो है वो खाली हो गया है, मतलब एम्प्टी हो गया है। अगर स्टैक खाली हो गया फिर तो रिटर्न कर देना है ट्रू कि हाँ पूरी स्ट्रिंग वैलिड थी। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं हुआ है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस थे या तो शुरुआत में थे या बीच में कहीं पे थे जो अभी मेरे स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में मेरा जो स्टैक है वो इनवैलिड हो जाएगा, मेरी स्ट्रिंग भी इनवैलिड हो जाएगी। तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी अपने फॉल्स को। तो इसके लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। इनफैक्ट कोड से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक और आपको स्ट्रिंग लेनी है। एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए कुछ ऐसी, इसके ऊपर एक बार ड्राई रन करके देखना है सेम इस पूरे कोड को यूज करके या इन तीनों स्टेप्स को यूज करके। और दूसरी हमें स्ट्रिंग लेनी है, ये इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन में रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू। और इस वाली स्ट्रिंग के लिए मान लेते हैं मैंने इसको लिया, इस वाली स्ट्रिंग के लिए मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए फॉल्स। इन दोनों के लिए मुझे कोड लिखने से पहले एक बार खुद से ड्राई रन करके देखना है। ड्राई रन करके अगर लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा तो कोड लिखना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बार ड्राई रन करना है, उसके बाद कोड की तरफ हमें बढ़ना है। मैंने अपनी एक क्लास बनाई है, उसके अंदर मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है। ये जो स्ट्रिंग है अभी इस कंडीशन में, इसके लिए मेरे पास ट्रू आना चाहिए। पहले हम ट्रू वाला केस देख लेते हैं। और मैं एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक बूलियन, इसको मैं नाम दूंगी इज वैलिड। इज वैलिड चेक करेगा कि क्या मेरी जो स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस है वो वैलिड है या नहीं है।
तो str के लिए हम चेक करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स इस बार मुझे बनाना है, इंटीजर्स नहीं। s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब मैं एक लूप चला दूंगी, फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। कब तक लूप को रन करना है? जब तक मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग लेंथ को कवर नहीं कर लेती। सबसे पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं। कैरेक्टर इज str डॉट कैर एट i। इस कैरेक्टर के अंदर मेरा ब्रैकेट स्टोर है, वो ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, मतलब मेरा पेरेंथेसिस स्टोर है। सबसे पहले चेक कर लूंगी ओपनिंग वाली कंडीशन। ओपनिंग वाली कंडीशन में अगर मेरा जो ch है वो इसके बराबर है, या फिर मेरा ch इस ब्रेस के बराबर है, या फिर मेरा जो ch है वो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के बराबर है। ये सारे ओपनिंग वाले मैंने लिख दिए हैं। दिस इज माय ओपनिंग केस। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे सिंपली स्टैक के अंदर करना है इसको पुश। तो मैं पुश कर दूंगी अपने कैरेक्टर ch को। अब एल्स वाला केस ले लेते हैं। एल्स वाला केस यानी मेरा क्लोजिंग वाला केस। क्लोजिंग वाले केस में पहले तो मैं सबसे पहले यही चेक कर लूं कि क्या मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसी स्ट्रिंग आई मेरे पास जिसमें सिर्फ क्लोजिंग वाले ही हैं, तो क्या इन क्लोजिंग वालों के लिए मेरे स्टैक के अंदर एक भी ओपनिंग ब्रैकेट होगा? एक भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैक पूरा खाली होगा। ओपनिंग है ही नहीं तो उसमें कुछ पुश ही नहीं हुआ, तो मेरा स्टैक पूरा खाली होगा। तो जब मैं इस क्लोजिंग वाले के लिए चेक करूंगी तो मेरा स्टैक ऑलरेडी खाली होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये तो ऑलरेडी एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, जिसमें पहले ओपनिंग नहीं आया, सीधे क्लोजिंग आ गया, उसके इसमें स्टैक खाली होगा। और जैसे ही स्टैक खाली हो जाए मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही चेक कर ली कि अगर मेरा स्टैक खाली है, इज एम्प्टी, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स को। फिर मैं चेक कर लूं कि क्या मेरा एक पेयर फॉर्म हो रहा है। मेरी पेयर वाली कंडीशन कैसे चेक होगी? उसके लिए मैं चेक करूंगी कि अगर मेरे पास क्लोजिंग के अंदर तो ये वाला आया है और मेरे स्टैक के टॉप पर क्या है? स्टैक के टॉप पर अगर मेरे पास ये वाला ओपनिंग है, एंड यानी स्टैक के टॉप पर ये वाला ओपनिंग है और कैरेक्टर में ये वाला क्लोजिंग है, तब एक पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो मैंने बना ली कंडीशन 1। दिस इज माई कंडीशन 1। इसके अलावा एक कंडीशन 2 भी आ जाएगी, या फिर कंडीशन 2 को मैं लिखने वाली हूं नेक्स्ट लाइन के अंदर। अगर स्टैक के टॉप पर मेरे पास कर्ली ब्रेस है एंड जो क्लोजिंग वाला है वो भी कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग है, ये हो गई कंडीशन 2। अब लिखते हैं अपनी कंडीशन 3। अगर स्टैक के टॉप पर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है एंड मेरे पास जो कैरेक्टर आया है अभी वो भी स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग है, तो उस केस में भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो या तो ये पेयर फॉर्म हो सकता है, या ये पेयर फॉर्म हो सकता है, या फिर मेरे पास ये पेयर फॉर्म हो सकता है। इस पेयर के फॉर्म होने का मतलब है मेरे पास कुछ इस तरीके का पेरेंथेसिस पेयर बन रहा है, इसके फॉर्म होने का मतलब है ये बन रहा है, और इसके फॉर्म होने का मतलब है ये मेरे पास बन रहा है। जब एक सक्सेसफुल पेयर फॉर्म गया उस केस में मुझे बस अपने स्टैक से कर देना है पॉप। और जब ऐसा नहीं होता है, यानी सक्सेसफुल पेयर फॉर्म नहीं होता, तो उस केस में मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूँ फॉल्स। सक्सेसफुल पेयर फॉर्म नहीं हुआ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इनवैलिड चीज़ बना रही है मेरी स्ट्रिंग को, तो उस केस में मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स को। तो ये जो लूप है ये बार बार चलता जाएगा मेरे सारे कैरेक्टर्स के लिए। जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, ये तो हो गई मेरी टोटल एल्स वाली कंडीशन, क्लोजिंग वाली, ये मेरी ओपनिंग वाली। लास्ट में मैं क्या चेक करूँ? लास्ट में चेक कर लूँ कि अगर मेरा जो स्टैक है वो खाली हो गया है, इज एम्प्टी, उस केस में तो सारी चीज़ें ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू। नहीं तो अगर स्टैक में कुछ बचे हुए शुरुआत वाले रह गए हैं, मेरे पास क्या रह गए हैं? ओपनिंग ब्रैकेट्स या ओपनिंग पेरेंथेसिस, उस केस में मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स। तो इसको कर लेते हैं सेव। अब मैं क्या करूँगी? स्ट्रिंग के लिए कॉल लगाऊंगी इज वैलिड को फॉर माई स्ट्रिंग। इसको कर देते हैं सेव एंड नाउ रन। मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू, तो मेरे पास ट्रू आ गया स्ट्रिंग में। और इस स्ट्रिंग में मैं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कर दूं, यानी इसमें शुरुआत में मैं एक एक्स्ट्रा पेरेंथेसिस ऐड कर देती हूँ ओपनिंग वाला, तो उस केस में रिटर्न होगा फॉल्स। और इसी को मैं यहीं पर क्लोज कर दूं अगर, तो दोबारा से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया ट्रू। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये भेजूँ तो इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाना चाहिए, तो इस केस में भी मेरे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा। और इसके अंदर अगर मैं ऐसे बना दूं
तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रू रिटर्न होना चाहिए, तो इस केस में भी मेरे पास आएगा ट्रू। तो ऐसे हम लिखते हैं अपने वैलिड पेरेंथेसिस का कोड। और इसमें क्योंकि मैंने क्या किया, एक ही मैंने सिंगल लूप चलाया है और अंदर अगर स्टैक के अंदर जो पुश पॉप ऑपरेशंस हुए हैं वो भी एक बार एलिमेंट अंदर पुश हो रहा है स्टैक के, एक बार एलिमेंट बाहर पुश हो रहा है स्टैक के, तो यहाँ पर जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली है दैट इज बिग ऑफ n के बराबर। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है डुप्लीकेट पेरेंथेसिस। ये जो सवाल है ये वैलिड पेरेंथेसिस वाले सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बाकी सारा लॉजिक सेम नहीं है, काफ़ी सारा लॉजिक अलग है, बस थोड़ा सा जो जैसे हमने लॉजिक किया था कि ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमें पुश कर देना है स्टैक के अंदर, और क्लोजिंग है तो उसका मैचिंग पेयर ढूंढ लें, वैसी सी ही कुछ टेक्निक लगाने वाले हैं, बस थोड़ी सी अलग। अब डुप्लीकेट पेरेंथेसिस जो सवाल है ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड और भी काफ़ी सारी कंपनीज में आ चुका है। इस सवाल को पहले समझते हैं कि डुप्लीकेट पेरेंथेसिस का मतलब क्या है। हमें क्या दिया होगा, ऑलरेडी एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन दिया होगा। बैलेंस्ड एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा जिसमें ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स होंगी जिसको हमने कंबाइन किया है। अभी जो एक्सप्रेशन है इसमें अपने कुछ पेरेंथेसिस भी हैं, तो हमें इस तरीके के पेरेंथेसिस दिए हुए हैं जिसके अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, इन दोनों को कंबाइन करके एक और पेरेंथेसिस लगा सकती हूँ, इसके आगे एक और लगा सकती हूँ। तो जो भी मुझे सारे के सारे पेरेंथेसिस दिए होंगे या वैलिड एक्सप्रेशंस दिए होंगे ये वैलिड पेरेंथेसिस होंगे। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था ना वैलिड पेरेंथेसिस क्या होते हैं, कि जिसमें आपके क्लोजिंग भी सेम हो, ओपनिंग भी सेम हो उसके हिसाब से, और इक्वल नंबर ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो और सारे सही ऑर्डर में लगे हुए हों। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास वैलिड की कंडीशन तो है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या कोई डुप्लीकेट पेरेंथेसिस एग्जिस्ट करता है, यानी सेम सब एक्सप्रेशन को सराउंड करते हुए मल्टीपल पेरेंथेसिस। इसको कहने का मतलब है, मान लेते हैं मैंने लिखा a प्लस बी, ये a प्लस बी मेरा एक्सप्रेशन हो गया, इसको मैंने पेरेंथेसिस से सराउंड कर दिया, ये तो है नॉर्मल, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। पर अगर मैं इसके बाहर अननेसेसरीली मतलब बिना किसी ज़रूरत के एक और पेरेंथेसिस लगा दूं तो यहाँ पर मेरे पास डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मैं क्या कर दूं, इसके बाहर एक और लगा दूं तो एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इस तरीके से डुप्लीकेट्स मुझे फाइंड आउट करने कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मैं लिखूँ a प्लस बी, इसके बाद मैं लिखूँ c प्लस डी, और इन दोनों को मैं सराउंड कर दूं एक पेरेंथेसिस के साथ, अभी तक कोई डुप्लीकेट नहीं है, मतलब अभी तक सिर्फ नॉर्मल है। पर अगर मैं यहाँ पर एक और लगा दूं तो क्या कह सकती हूँ, कह सकती हूँ कि इस बार मेरे पास एक डुप्लीकेट आ गया है। तो मुझे डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे अगर डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में रिटर्न कर दूं ट्रू, अगर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन को तो पेरेंथेसिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है, b अलग से ब्रैकेट के अंदर है, a है उसके बाद बाहर पेरेंथेसिस है, तो ये वाला जो पेरेंथेसिस पेयर है यहाँ तक वैलिड है। इसके बाद क्या हुआ है, अननेसेसरीली ये एक पेयर एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, ये वाला जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी अंदर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल पेरेंथेसिस पेयर ने कर लिया है एनक्लोज। ये बाहर वाला जो पेयर है ये एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है ट्रू। ट्रू का मतलब डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ तक तो वैलिड है, उसके बाद ये भी ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस सी प्लस डी किया, तो इस एक्सप्रेशन को इसने क्लोज कर लिया। पर लास्ट में ये जो बाहर एक और आ गया है, एक और अननेसेसरीली आया है। डुप्लीकेट आने का मतलब है कि अंदर वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा प्लस हुआ, ना कुछ एक्स्ट्रा माइनस हुआ, ना a आया ना b आया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया। बस क्या हुआ, ऑलरेडी पेरेंथेसिस लगे हुए थे, उसके बाहर आपने एक और लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाले हैं ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, इसमें मेरे पास फॉल्स आएगा क्योंकि एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। ये a प्लस बी के लिए ये वाला पेरेंथेसिस पेयर आया, c प्लस डी के लिए ये वाला पेरेंथेसिस पेयर आया। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा प्लस आया तो एक्स्ट्रा आएगा तो एक्स्ट्रा पेरेंथेसिस पेयर भी आएगा, तो ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो a प्लस बी के लिए तो ये वाला पेरेंथेसिस पेयर है,
और इसके बाहर एक और हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है फालतू में बिना किसी ज़रूरत के, ये वाला पेरेंथेसिस पेयर। तो ये जो है एक्स्ट्रा पेरेंथेसिस है, यानी डुप्लीकेट है। जब भी डुप्लीकेट आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इस तरीके से मुझे डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने कि कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मैं अप्रोच यूज़ करने वाली हूँ वो स्टैक वाली अप्रोच है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम यूज़ करेंगे वो मेरी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, अपने किसी भी एक्सप्रेशन के लिए एक एक्सप्रेशन का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, a + b + c + d। इसके लिए मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक भी डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूँगी, शुरुआत में ही मैं एक स्टैक बना लूँगी। इस स्टैक को मैं यूज़ करूँगी ट्रैक करने के लिए अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले। अब एक छोटी सी चीज़ मैं ऑब्जर्व करने वाली हूँ अपने डुप्लीकेट पैरेंथेसिस वाले केस में। डुप्लीकेट पैरेंथेसिस वाला केस जो भी आएगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला केस आया, इसमें क्या होगा, अगर मैंने ये वाला ओपनिंग लिया और इसके बाद वाले सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी मैंने स्टैक के अंदर ले लिया, तो जब ये क्लोजिंग आएगा तो इस क्लोजिंग को अपना पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो पेयर ढूंढने के लिए ये पहले इसको चेक करेगा, ये पेयर है क्या, ये पेयर है क्या, ये पेयर है क्या, तो ये फाइनली अपने पेयर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये वाला जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है अपना पेयर ढूंढ लेगा ओपनिंग वाला, और जैसे ही इसने अपना पेयर ढूंढ लिया, मैं क्या करूं, बीच वाले सारे एलिमेंट्स को उड़ा दूं। अब ये जो सारे एलिमेंट्स उड़ गए, उसके बाद अगर ये वाला क्लोजिंग अपना पेयर ढूंढने निकलता है तो इसको क्या मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, इसको डायरेक्टली अपना पेयर मिल जाएगा। तो जहां भी डायरेक्टली आपको पेयर मिल जाए, डायरेक्टली पेयर मिलने का मतलब है कि अंदर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, आपने क्या किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा पेरेंथेसिस पेयर डाला हुआ है, तभी आपको डायरेक्टली आपका पेयर मिल रहा है। बीच में ना कोई ऑपरेंड है, ना कोई ऑपरेटर है प्लस माइनस जैसा, ना कोई और एक्स्ट्रा पेयर आपको मिल रहा है। तो जब आपको डायरेक्टली पेयर मिल जाए ना, वो वाली आपकी डुप्लीकेट की कंडीशन होती है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देती हूँ। जैसे मैं ये एग्जाम्पल लूँ जहां पर मेरे पास है a + b + c, एंड यहां पर मैं इस तरीके से ले लूं, ये वाले जो पेयर हैं इनके बीच में तो कुछ ना कुछ ऑपरेंड ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही, तो ये वैलिड है। ये वाले जो पेयर्स हैं इनके बीच में भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये भी वैलिड है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है यहां पर कुछ। अगर मैं इस पेयर की बात करूं, ये वाला ओपनिंग एंड ये वाला क्लोजिंग, इनके बीच में भी क्या एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये वाला प्लस एग्जिस्ट करता है, जो पहले ना इसमें आया था ना इसमें आया था, सिर्फ कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। पर अगर मैं बाहर वाले ये जो पेरेंथेसिस हैं इसके ओपनिंग के क्लोजिंग का पेयर बनाऊं, तो इसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो किसी और पेयर के बीच में ना आती हो। जैसे इस वाले जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग है, इन दोनों ने ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी कवर कर ली थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तो बाहर वाला जो ये पेयर है इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये वाला जो है ये मेरा एक डुप्लीकेट पेयर है। तो यहाँ पर मेरे पास डुप्लीकेट पेरेंथेसिस मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जिसके बीच में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल एग्जिस्ट ना करता हो। तो मैं काउंट कर लूंगी कि कितने आइटम्स एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग पेयर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जहां पर भी कोई एक्स्ट्रा आइटम्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, वहां पर मुझे पता चल गया ये डुप्लीकेट पेयर फॉर्म हुआ है, डुप्लीकेट पेरेंथेसिस फॉर्म हुआ है, यहां से मुझे रिटर्न कर जाना है ट्रू। और जहां पर भी कोई एक्स्ट्रा आइटम्स एग्जिस्ट करते होंगे, वहां पर बिल्कुल सही चल रहा है पेरेंथेसिस पेयर वाली चीजें, वहां पर मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, वहां पर मुझे अगले वाले के लिए चेक करना है। तो प्रोसेस ये रहेगा कि जब भी मेरे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट आए, या फिर मेरे पास कोई ऑपरेंड आए, या फिर मेरे पास कोई ऑपरेटर आए, ओपनिंग कहने का मतलब है कुछ इस तरीके का कैरेक्टर आ जाए, ऑपरेंट कहने का मतलब है ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आए, ऑपरेटर कहने का मतलब है प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, कुछ भी आ जाए। उन केसेस में तो मुझे क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। जैसे पहले अगर मैं इस ओपनिंग पेरेंथेसिस पर आऊंगी तो मैं स्टैक के अंदर इसको पुश कर दूंगी, फिर मैं दूसरे ओपनिंग पेरेंथेसिस पर आऊंगी, इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, फिर मैं ए पर आऊंगी, ए को भी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, फिर प्लस पर आऊंगी, प्लस को भी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, फिर बी पर आऊंगी, बी को भी मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, फिर मैं आऊंगी अपने पहले क्लोजिंग पर। तो जब भी हम क्लोजिंग पर आएंगे तब क्या करना है, जैसे ही मैं अपने क्लोजिंग पर आ जाऊं, मुझे क्या करना है, काउंट ले लेना है। काउंट को मैं इनिशियलाइज करूंगी 0 के साथ। काउंट का काम है आइटम्स को काउंट करना, या बीच में जो ऑपरेंड्स आए हैं, ऑपरेटर्स आए हैं, वो मेरे आइटम्स हैं, उनको मैं काउंट करूंगी कि ये क्लोजिंग जब तक अपने ओपनिंग को नहीं ढूंढ लेता तब तक कितने कैरेक्टर्स बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या करेगा, ये अपने ट्राई टू फाइंड ओपनिंग पेयर,
ये अपने ओपनिंग पेयर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। जब तक ओपनिंग पेयर इसको नहीं मिलेगा तब तक ये काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, और जैसे ही ओपनिंग पेयर मिल गया वैसे ही मैं क्या करूं, ओपनिंग पेयर जहां पर भी मिल गया मुझे वहां पर मैं काउंट की वैल्यू को चेक कर लूं। अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, उसको कहने का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मतलब यहां पर मुझे मेरी डुप्लीकेट की कंडीशन मिल गई। तो जैसे ही डुप्लीकेट मिल जाएगा मैं कर दूंगी रिटर्न ट्रू को। तो होने क्या वाला है, जैसे ही मैं इस क्लोजिंग वाले पेरेंथेसिस पर आऊंगी वैसे ही मैं एक काउंट ले लूंगी। मैंने अपना एक काउंट ले लिया, काउंट की वैल्यू अभी है 0। मैं क्या करूंगी, अपना ओपनिंग पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। तो इसके लिए ओपनिंग पेयर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो स्टैक के टॉप पर देखूंगी, स्टैक के टॉप पर देखूंगी क्या इसका ओपनिंग पेयर यानी ये वाला पेयर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी, इसको पॉप कर दूंगी। इसको जैसे ही मैंने पॉप किया मेरे काउंट को मैंने कर दिया प्लस प्लस यानी 1। उसके बाद मैं दोबारा स्टैक के टॉप पर देखूंगी क्या इस वाले क्लोजिंग का ओपनिंग पेयर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। स्टैक पर तो प्लस एग्जिस्ट करता है, तो उसको तो पॉप कर दूंगी और काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। काउंट को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि इस वाले क्लोजिंग से जब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ अपना पेयर ढूंढने, तो मेरे पास एक आइटम है, मेरे पास दूसरा आइटम है, इस तरीके से मैं आइटम्स काउंट कर रही हूँ दोनों पेयर्स के बीच में। फिर दोबारा इस वाले क्लोजिंग के लिए इसका ओपनिंग ढूंढूंगी, क्या ए इसके ओपनिंग है, नहीं है, तो इसको भी कर दूंगी पॉप और अपने काउंट को मैं इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। तो काउंट हो गया 3 के बराबर। अब दोबारा चेक करूंगी क्या इस वाले क्लोजिंग के लिए इसका ओपनिंग मुझे मिल गया है, हाँ इसका ओपनिंग मुझे मिल गया है, तो मुझे सक्सेसफुली ओपनिंग मिल गया है, तो इसको मैं कर दूंगी यहां से पॉप। अब जैसे ही मैंने पॉप किया वैसे ही मैं अपने काउंट को चेक कर लूं। काउंट को कैसे चेक करूं, काउंट की वैल्यू को देखूं क्या वो लेस देन 1 है। जैसे ही लेस देन 1 है वहां तो डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेगा, पर यहां तो काउंट की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब यहां डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में 3 आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको मैंने काउंट किया। कौन से हैं वो 3 आइटम्स, उनमें से एक है ए, एक है प्लस और एक है बी के बराबर। तो यहां से मेरा सूडो कोड किस तरीके का निकलेगा इस सेकंड वाले केस के लिए। फर्स्ट वाला केस तो बहुत आसान होने वाला है। सेकंड वाले केस के लिए मैं सबसे पहले तो इंट काउंट ले लूं जिसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करूं 0 के साथ, और मैं क्या करूं एक व्हाइल लूप चला दूं जब तक मेरे स्टैक का जो टॉप है उसकी वैल्यू मेरे ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर नहीं हो जाती। तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे स्टैक से करना है पॉप और मुझे करना है अपने काउंट को प्लस प्लस, यानी बीच में कुछ एलिमेंट्स आइटम्स आते जा रहे हैं जिनको मैं स्टैक से हटा रही हूँ और अपने काउंट को भी बढ़ा रही हूँ। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में मैं अपने काउंट को चेक कर लूँ। अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में तो डुप्लीकेट वाली कंडीशन आ जाएगी। डुप्लीकेट आ गया तो मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू को, पर अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल कंडीशन है। और लास्ट में मैं एक और पॉप कर दूं। किसको पॉप किया इस बार मैंने, अपने ओपनिंग पेरेंथेसिस को, यानी जिसके साथ पेयर फॉर्म हुआ है मैंने उसको पॉप कर दिया अपने स्टैक के अंदर से। तो इस सेकंड वाली कंडीशन के लिए कुछ ऐसा कोड हमें लिखेंगे। उसके बाद क्या करती हूँ अपने ड्राई रन वाले प्रोसेस में, अब मैं जाती हूँ प्लस पर। प्लस के केस में क्या करना है, प्लस के केस में केस 1 एग्जीक्यूट होगा। प्लस क्या है, ऑपरेटर है, तो इसको मैं स्टैक के अंदर कर दूंगी पुश। तो प्लस को मैंने यहां पुश कर दिया। अब मैं नेक्स्ट आ जाऊंगी अपने ओपनिंग पेरेंथेसिस पर। ओपनिंग भी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। फिर सी पर आ जाऊंगी, सी भी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। ये सी है, ये मेरा ओपनिंग पेरेंथेसिस है। फिर प्लस पर आ जाऊंगी, प्लस भी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। फिर डी पर आ जाऊंगी, डी भी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगी इस क्लोजिंग पेरेंथेसिस पर। क्लोजिंग पेरेंथेसिस के लिए दोबारा एक काउंट ले लूंगी। काउंट की शुरुआत जो होगी वो होगी 0 के साथ। अब मैं काउंट कर लूंगी कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जब तक इसको इसका पेयर नहीं मिलता। पहले डी को कंपेयर करूंगी इसके साथ। डी और ये वाला जो क्लोजिंग है इनका पेयर फॉर्म नहीं हो रहा, तो डी को मैंने यहां से कर दिया पॉप और मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। फिर दोबारा प्लस को कंपेयर करूंगी इस क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। इनका पेयर भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको मैंने कर दिया पॉप और काउंट को इंक्रीज कर दिया बाय 2। फिर मैं कंपेयर करूंगी सी को क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। इनका भी पेयर फॉर्म नहीं हुआ, इसको हटा दिया, पॉप कर दिया, काउंट को इंक्रीज कर दिया बाय 3। अब मैं कंपेयर करूंगी इस क्लोजिंग वाले को इस ओपनिंग वाले के साथ। जैसे क्लोजिंग वाले को ओपनिंग वाले के साथ कंपेयर किया, इनका पेयर फॉर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही पेयर फॉर्म हो गया मैं आ गई यहाँ पर, काउंट को चेक कर लूंगी। इस काउंट लेस देन 1, नहीं काउंट इज नॉट लेस देन 1। काउंट की वैल्यू 3 के बराबर हो गई है। मतलब ये वाला जो ओपनिंग है जो यहाँ पर अभी है स्टैक के टॉप पर, और ये वाला जो क्लोजिंग है जिसके लिए मैं चेक कर रही थी, इन दोनों के बीच में 3 आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से 3 आइटम्स, एक सी, एक प्लस और एक डी। तो अब जैसे ये कंडीशन आ गई वैसे मैं इस ओपनिंग वाले को भी पॉप कर दूं स्टैक के अंदर से। अब मैं आ गई नेक्स्ट यहाँ पर
लास्ट वाले क्लोजिंग पर। लास्ट वाले क्लोजिंग के लिए मैं इसका पेयर ढूंढ रही हूँ। लास्ट वाले क्लोजिंग के लिए बीच में क्या आ गया, पहले तो लास्ट वाले क्लोजिंग के लिए इसका काउंट बना लेते हैं। इसका काउंट 0 से स्टार्ट होगा। अब ये जो क्लोजिंग है इसके लिए पेयर ढूंढूंगी, क्या प्लस के साथ पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यहाँ पर मैं हटा दूंगी इसको एंड काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। फिर देखूंगी क्या इसका इस वाले ओपनिंग के साथ पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है। और अब मैं चेक कर लूंगी क्या काउंट लेस देन 1 है, नहीं है लेस देन 1, और मैं इसको कर दूंगी पॉप। तो इस केस में मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं आया। उस केस में मेरे पास क्या रिटर्न करना है, मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। पर अगर यहीं पर ये जो प्लस होता, ये यहाँ पर नहीं होता, और मैं क्या करती, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, तो मैं शुरुआत में क्या करती, मैं शुरुआत में अपने इस ओपनिंग को सबसे पहले स्टैक के अंदर पुश करा देती। फिर मैं दूसरी ओपनिंग पर आती, इसको स्टैक के अंदर पुश करा देती। फिर मैं ए पर आती, ए को स्टैक के अंदर पुश करा देती। फिर मैं प्लस पर आती, प्लस को स्टैक के अंदर पुश करा देती। फिर मैं बी पर आती, बी को स्टैक के अंदर पुश करा देती। फिर मैं इस पहले क्लोजिंग पर आती। जैसे ही क्लोजिंग पर आती, इसके लिए मैं काउंट बना लेती, काउंट इज इक्वल टू 0। जैसे ही काउंट इज इक्वल टू 0 पर आई, मैंने क्या किया, इसका पेयर मैंने बी के साथ बनाने की कोशिश की, नहीं बना पेयर, तो मैं इसको तो पॉप कर दूंगी और मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। फिर मैं इस क्लोजिंग का पेयर इस प्लस के साथ बना रही हूँ, नहीं बनेगा, तो मैं इसको पॉप कर दूंगी और मैं इस काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 2। फिर मैं इस क्लोजिंग का पेयर बनाऊंगी ए के साथ, नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ से ए को कर दूंगी पॉप और काउंट को इंक्रीज कर दूंगी बाय 3। फिर मैं इस क्लोजिंग का पेयर बनाऊंगी इस ओपनिंग के साथ, ये वाला पेयर बन जाएगा। ये वाला पेयर जैसे ही बन गया, वैसे ही अब मैं काउंट को चेक कर लूँ, इतने वाले लूप का काम अगर हो गया तो अब मैं काउंट को चेक कर लूँ क्या काउंट लेस देन 3 है, नहीं है, तो उस केस में मुझे ओपनिंग को भी कर देना है पॉप। और यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 3 कहने का मतलब है कि इन दोनों पेयर्स के बीच में 3 आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से 3 आइटम्स, ए प्लस और बी। अब मैं आ जाऊंगी अपने लास्ट इंडेक्स पर, यानी इसके लिए। इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो शुरुआत में सबसे पहले तो इस क्लोजिंग वाले के लिए मेरे पास काउंट जो होगा वो इनिशियलाइज होगा 0 के साथ। काउंट 0 के साथ इनिशियलाइज हुआ। अब मैं इसका पेयर फॉर्म करने की कोशिश करूंगी स्टैक के टॉप के साथ। क्या पेयर फॉर्म हो रहा है, हाँ पेयर फॉर्म हो गया। जैसे ही पेयर फॉर्म हो गया, मैं क्या करेंगी, इस लूप से बाहर निकल गई। लूप से बाहर निकलकर मैं चेक करूंगी क्या काउंट लेस देन 1 है। इस केस में काउंट की वैल्यू 0 है, मतलब काउंट लेस देन 1 है, तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगी डुप्लीकेट इज ट्रू। तो यहां पर मेरे पास डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेंगे। क्यों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो a प्लस बी है ये तो ऑलरेडी अंदर वाले पेयर के हैं जिनको हमने पहले ही बाहर निकाल दिया। इस पेयर के बीच में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेंड, ऑपरेटर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये वाला जो पेरेंथेसिस है ये एक्स्ट्रा है, ये डुप्लीकेट है, इसीलिए इसके जो बीच के आइटम्स हैं उनका काउंट 0 है। तो इस काउंट को बेसिकली मुझे ट्रैक करना है, ये देखने के लिए कि मेरे जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला पेयर बन रहा है उसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एक्चुअली है या नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है तो आइटम्स का काउंट 0 रहेगा, मतलब लेस देन 1 रहेगा, और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो वो काउंट 1 या उससे ग्रेटर रहेगा। तो इस पूरी चीज के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। कोड में क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे जो स्ट्रिंग के ऊपर ट्रवर्स करेगा। पहले ओपनिंग वाला केस देख लेंगे, फिर हम ये क्लोजिंग वाला केस देख लेंगे। तो मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर 2 स्ट्रिंग ले ली है। पहली स्ट्रिंग है मेरी जिसके अंदर ट्रू रिटर्न होना चाहिए क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा डुप्लीकेट पेरेंथेसिस लगाए हैं। दूसरी स्ट्रिंग है मेरी जिस केस में मेरे पास फॉल्स रिटर्न होना चाहिए क्योंकि कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट के अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग str को पास करूंगी और सबसे पहले तो मैं एक स्टैक बनाने वाली हूं, माई स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स। स्टैक ऑफ कैरेक्टर s है, न्यू स्टैक। अब मैं एक लूप चला लूंगी फॉर इंट i इक्वल 0। i जब तक लेस देन str.length रहता है, i को मैं कर दूंगी हर बार प्लस प्लस। जैसे ही i को प्लस प्लस किया, सबसे पहले तो कैरेक्टर ch ले लूं, ch विल बी str.caret i। अब सबसे पहला केस होगा मेरा ओपनिंग वाला या ऑपरेटर्स वाला या मेरे ऑपरेंड्स वाला। दूसरा केस मेरे पास होगा क्लोजिंग ब्रैकेट्स वाला। ओपनिंग वाले केस के लिए मैं चेक कर लूं कि क्या मेरे ch की वैल्यू मेरे ओपनिंग कैरेक्टर के इक्वल है या फिर इनफैक्ट यहाँ पर पहले हम क्लोजिंग का केस देख लेंगे। अगर क्लोजिंग का केस नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ओपनिंग का ही केस हो जाएगा। तो पहले क्लोजिंग का केस अगर मैं देखूं तो उस केस में मेरे ch की वैल्यू फिक्स्ड होती है, यानी क्लोजिंग यही वाला पेरेंथेसिस होगा। तो इस केस के लिए मुझे सबसे पहले तो अपने स्टैक को चेक करना है कि क्या स्टैक के अंदर उसका जो ओपनिंग पेयर है वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मैं एक काउंट ले लूंगी, पहले से ही काउंट को इनिशियलाइज कर दूंगी 0 के साथ और मैं चेक कर दूंगी जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं होता एंड
जब तक s डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू मेरे पास ओपनिंग पेरेंथेसिस, मैं यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है इसको कंप्लीटली हटा सकती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है इस कंडीशन को क्यों हटाएं, अगर मेरा स्टैक खाली हो गया तो इस केस में मैं बोलूँगी स्टैक कभी खाली होगा ही नहीं अगर मेरे पास क्लोजिंग आया। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे जो स्ट्रिंग दी जाएगी यहाँ पर वो मेरे पास ऑलरेडी एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, और वैलिड स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्लोजिंग आया है तो उससे पहले उसका कोई ओपनिंग एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, तो यहाँ स्टैक कभी खाली होगा ही नहीं। तो मैं इस कंडीशन को डायरेक्टली हटा सकती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताया गया है, ये अजम्पशन दे रखी है कि मेरा स्ट्रिंग ऑलरेडी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो यहाँ व्हाइल लूप के अंदर मैं एस में कर दूंगी पॉप, स्टैक से कर दूंगी एलिमेंट को पॉप, और हर बार काउंट को कर दूंगी प्लस प्लस। तो जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे एक पेयर के बीच में, वो सारे काउंट हो जाएंगे। लास्ट में मैं क्या करूं, लास्ट में चेक कर लूं क्या मेरा काउंट लेस देन 1 है। जैसे ही काउंट लेस देन 1 हो गया वैसे ही मैं रिटर्न कर दूं ट्रू। ट्रू रिटर्न करने का मतलब है डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। नहीं तो मुझे क्या करना है, नहीं तो मुझे स्टैक से पॉप कर देना है। किसको पॉप किया है मैंने? अपने ओपनिंग पेयर को पॉप कर दिया है। उसको ढूंढ लिया था, जैसे ही ढूंढ लिया था इस व्हाइल लूप से हम बाहर निकल गए थे, तो अब उसको पॉप भी करना पड़ेगा। ये मेरी हो गई क्लोजिंग की कंडीशन। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होगी, दिस इज माय ओपनिंग की कंडीशन। ओपनिंग की कंडीशन में क्या होगा? ओपनिंग की कंडीशन में सिंपली मुझे एस में पुश कर देना है अपने कैरेक्टर को। तो इस तरीके से ये मैंने कोड लिखा है अपने इस डुप्लीकेट को चेक करने के लिए, और यहां तक अगर मेरा डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मतलब मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। इसको कर लेते हैं सेव। अब मेन फंक्शन से कॉल लगा रही हूं इस स्ट्रिंग के लिए, यहां पर मेरे पास ट्रू रिटर्न होना चाहिए एज माय आउटपुट। तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, मतलब हमने कुछ ना कुछ कंडीशन को मिस आउट किया है। यहाँ मैंने मेन फंक्शन से इस वैलिड को कॉल लगा दी थी, इस डुप्लीकेट को नहीं लगाई थी। तो मैं इस डुप्लीकेट जो फंक्शन मैंने अभी लिखा है डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए, उसको मुझे कॉल लगानी है। तो दोबारा से मैं रन करूंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए रिटर्न होना चाहिए मेरे पास ट्रू, तो ट्रू प्रिंट हो गया है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 2 करने वाली हूँ जिसके लिए फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं कि क्या मेरी स्ट्रिंग के अंदर डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पर अब इन दोनों कंडीशंस को मैं कंबाइन भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इस कोड को और छोटा करना हो तो यहाँ पीक करने की जगह मैं डायरेक्टली पॉप कर दूँ और अंदर क्या करूँ, काउंट को कर दूँ प्लस प्लस। तो मुझे दोबारा एल्स वाली कंडीशन में पॉप नहीं करना पड़ेगा ओपनिंग को, क्योंकि ओपनिंग ऑलरेडी यहाँ पे पॉप हो चुकी होगी। तो यहाँ पर पॉप हो चुका है और सिर्फ काउंट हो रहा है। तो ये वाला जो कोड है ये भी मुझे सेम आउटपुट दे रहा होगा, और इस कोड को जो टाइम मुझे लगा दैट इज द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज लीनियर टाइम। नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है मैक्सिमम एरिया इन अ हिस्टोग्राम। ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट में आया हुआ है, फेसबुक इंटरव्यूज़ में आया हुआ है, पेटीएम में आया हुआ है, स्नैपडील, ओयो, काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में आया हुआ है और काफ़ी क्लासिकल सवाल है। आप ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो वहाँ पर ये जिस कैटेगरी में आता है वो होती है हमारी हार्ड कैटेगरी, मतलब इसको हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। और अगर किसी इंटरव्यूअर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एटलीस्ट आपको 40-50 मिनट तो लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, अगर आप फर्स्ट टाइम इस सवाल को देख रहे हैं। बाकी हम अभी कर लेंगे, आपको पहले से ही आता हो तो बेटर ही रहता है। पर इंटरव्यूअर्स जो हैं, अगर आप बताते हैं उन्हें कि पहले से मुझे सवाल आता है तो इंटरव्यूअर्स आपका सवाल को चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए अब आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं उस पॉइंट पर। तो मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ की तरह होता है, एक चार्ट की तरह होता है। आपने बार ग्राफ सुना होगा। बार ग्राफ क्या होते हैं? जिसमें बार्स होते हैं। तो हिस्टोग्राम इज नथिंग जिसमें बड़े बड़े बार्स होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम हिस्टोग्राम कह देते हैं। और इसमें जो विड्थ है एक बार की वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 1 के इक्वल है। ये वाली विड्थ भी 1 है, ये वाली विड्थ भी 1 है, ये वाली विड्थ भी 1 है, ये वाली विड्थ भी 1 है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है मेरा हिस्टोग्राम। अब ये जो सवाल है इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम ऑप्टिमाइज तरीका यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे जिसको लीनियर टाइम में हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे यूजिंग स्टैक्स। और मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अब हाँ,
वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम स्टैक कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, उनके लिए इस सवाल का जो लॉजिक है वो खुद से बनाना, खुद से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट कोशिश करें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा डेडिकेशन लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें, तो वो भी किया जा सकता है। मैं नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो खुद से सवाल निकाल सके, पर अगर कोई भी हमें थोड़ी सी परेशानी आती है तो उसके लिए हम इस सॉल्यूशन वीडियो को देख सकते हैं। अब मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम वाला सवाल ये कहता है कि आपके पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये मेरा हाइट वाला एरे है। यहाँ पर पहले 2 हाइट दे रखी है तो इस बार की हाइट 2 है, फिर 1 दे रखी है, इस बार की हाइट 1 है, फिर 5 दे रखी है, इस बार की हाइट 5 है, फिर 6 दे रखी है, इस बार की हाइट 6 है, फिर 2 दे रखी है, इस बार की हाइट 2 है, और इस बार की हाइट है मेरे पास 3 के बराबर। तो कुछ हाइट्स दी हुई हैं आपको हिस्टोग्राम के बार्स की, और हर बार की विड्थ आपके पास 1 के इक्वल है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम में काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, जैसे ये मेरा पूरा एक रेक्टेंगल बन सकता है इतने एरिया को कवर करता हुआ, ये मेरा पूरा एक रेक्टेंगल बन सकता है इतने एरिया को कवर करता हुआ, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन सकता है, या ये मेरा एक रेक्टेंगल बन सकता है इतने एरिया को कवर करता हुआ। बेसिकली आपको रेक्टेंगल बनाना इस तरीके से कि उस रेक्टेंगल का जो एरिया हो वो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया हो हिस्टोग्राम के अंदर। अब पहले मैं क्या करूंगी, पहले बहुत ब्रीफ में मैं अप्रोच को समझाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग में बढ़ेंगे। इस हाइट में मैं कह सकती हूँ ये 2 हाइट है, या इनफैक्ट यहाँ पर मैं हाइट्स लिख लेती हूँ, ऊपर ये 2 है, ये 1 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, 6 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 के बराबर है। क्या मैं कह सकती हूँ एरिया को लार्जेस्ट होने के लिए, एरिया कैसे बनता है, एरिया होता है किसी भी रेक्टेंगल के लिए उसकी हाइट मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ। तो विड्थ आएगी नीचे से, हाइट आएगी यहाँ ऊपर से। अगर मुझे एरिया को लार्ज करना है रेक्टेंगल के लिए, तो या तो उसकी हाइट को लार्ज कर दो या उसकी विड्थ को लार्ज कर दो, तो दोनों का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी वो मेरे पास लार्जेस्ट एरिया को मुझे दे रही होगी। तो मैं क्या करूं, अज्यूम करूं, यहाँ पर जाकर एज्यूम करूंगी कि यहाँ से जो रेक्टेंगल मैं बना सकती हूँ वो मेरा इसी बार की हाइट के बराबर है। मतलब अगर मुझे 2 हाइट का रेक्टेंगल बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, वो ऐसा ही बन पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब राइट में जाऊंगी तो इससे छोटे वाला बार है, अब छोटे वाला बार है तो उसके आगे बढ़कर तो रेक्टेंगल का ये वाला एरिया तो इंक्लूड ही नहीं हो सकता। इसीलिए इस बार पर आकर जो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आएगा इस बार से, उसकी वैल्यू आ रही होगी मेरे पास 2 के बराबर। तो पहले मैंने इस बार के लिए चेक कर लिया, अब मैं इस बार के लिए चेक कर लूँ। इस बार के लिए अगर मैं एरिया चेक करने निकलूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल जो एरिया इस बार के लिए होगा उसमें मैं लेफ्ट बार के भी इतने एरिया को इंक्लूड कर सकती हूँ और राइट बार के एंड तक एरिया को इंक्लूड कर सकती हूँ। तो ये सारा पॉसिबल पूरा का पूरा एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा, हाइट तो इस रेक्टेंगल की 1 बन जाएगी, विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी 1 2 3 4 5 6 के इक्वल। तो ये एरिया बन जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का 6 के बराबर। कौन से वाला रेक्टेंगल, जिसकी हाइट मेरे इस सेकंड वाले बार की हाइट के इक्वल है। इसका एरिया आ गया मेरे पास 6 के बराबर। अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट बार के लिए एनालाइज करूं। नेक्स्ट बार के लिए, इस बार के लिए मुझे एनालाइज करना है कितना रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की हाइट 5 के इक्वल ही हो सकती है। क्या मैं लेफ्ट साइड से किसी एरिया को इंक्लूड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती क्योंकि सारे बार छोटे हैं। तो मैं सिर्फ राइट इस वाले एरिया को इंक्लूड कर सकती हूँ। तो इतने एरिया को इंक्लूड करके अगर मैंने 5 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाया तो मैं कह सकती हूँ इसका एरिया होगा इसकी हाइट विच इज 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी विड्थ 1 2, तो 5 × 2 = 10 इसका एरिया हो जाएगा इस वाले रेक्टेंगल का। तो इसके लिए मेरे पास एरिया आया 10 के बराबर। अब मैं नेक्स्ट बार के लिए कैलकुलेट कर लूँ। इस बार के लिए मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो इसकी हाइट, मुझे 6 हाइट वाला मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालना है। 6 हाइट वाले रेक्टेंगल में ना मैं लेफ्ट से कुछ इंक्लूड कर सकती क्योंकि सारे छोटे पड़ रहे हैं, ना राइट से कुछ इंक्लूड कर सकती, वहाँ पे भी सारे छोटे पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इतने वाले बार को ले लूँगी। इतने वाले बार को मैंने लिया तो इसका हाइट हो गई मेरे पास 6 के बराबर, विड्थ हो गई मेरे पास 1 के बराबर, एरिया हो गया 6। तो इसके लिए भी एरिया मेरे पास आया 6 के बराबर। अब मैं नेक्स्ट पर बढ़ जाऊं। नेक्स्ट में आई इस वाले बार के ऊपर। इसके लिए इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी मैक्सिमम हाइट
2 के बराबर है। तो ये रेक्टेंगल में लेफ्ट साइड में तो मैं इतना पार्ट इंक्लूड कर सकती हूँ और राइट साइड में मैं इतना पार्ट इंक्लूड कर सकती हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया जिसमें हाइट है मेरे पास 2 के बराबर, विड्थ कितनी है, विड्थ है 1 2 3 4 के बराबर, तो एरिया हो गया 2 × 4 = 8 के बराबर। तो इसके लिए इस बार के लिए एरिया मेरे पास आ सकता है 8 के बराबर। अब मैं क्या करूँ, इसके नेक्स्ट बार पर जाऊँ। इस बार पर जाकर हाइट मुझे रखनी है 3, हाइट 3 रखनी है। लेफ्ट से कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बार है, राइट से भी कुछ नहीं कर सकते। तो हाइट 3 है, तो ये वाला जो एरिया होगा रेक्टेंगल, इसमें हाइट हो जाएगी 3, विड्थ हो जाएगी 1, तो एरिया हो जाएगा 3 × 1 = 3 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे एरिया आ गया मेरे पास 3। अब मैं क्या करूँ, इसमें से जो मैक्सिमम एरिया आया रेक्टेंगल का वही मेरा आंसर बन जाएगा। मैक्सिमम एरिया क्या आया, ये 10 के बराबर आया। तो इस हिस्टोग्राम में जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल मैं बना सकती हूँ वो यहाँ पर बनेगा जिसका एरिया होगा 10 के इक्वल। तो मेरी अप्रोच क्या रही, मेरी अप्रोच ये रही कि मैं हर एक बार पर जाऊं और वहां पर मैं देख लूं कि इस बार की हाइट के इक्वल अगर मुझे कोई रेक्टेंगल बनाना हो तो मैं कितने एरिया को इंक्लूड कर सकती हूँ। हाइट तो मुझे ऑलरेडी पता होगी, हाइट क्या होगी, हाइट होगी मैं जिस भी बार पर हूं, मतलब एरिया ऑफ आई के बराबर या हाइट्स ऑफ आई के बराबर। और विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पर मान लेते हैं विड्थ जो होती है, विड्थ कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर मैं इस 1 की बात करूं तो विड्थ मेरे पास हो जाएगी, मेरे राइट में कोई इंडेक्स आएगा और मेरे लेफ्ट में कोई इंडेक्स आएगा और इन दोनों इंडेक्सेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरी बन जाएगी मेरी विड्थ। तो इसकी मैंने विड्थ भी निकाल ली, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मैंने करंट एरिया निकाल लिया। अब जो सारे करंट एरियाज में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा। तो अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी एक लूप चलाना है, हर एक बार पर जाते जाते मुझे क्या करना है, मुझे वहां पर अपने करंट एरिया को निकालना है, फिर उस करंट एरिया को मैं कंपेयर कर दूंगी अपने मैक्सिमम एरिया के साथ। अब इस अप्रोच को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एग्जांपल के लिए ये वाला जो मेरा बार है इसके लिए मैं इसका एरिया जो बनेगा रेक्टेंगल का, इसी हाइट का जो रेक्टेंगल होगा उसमें कितना एरिया आ रहा होगा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी। तो पहले मैं हाइट्स लिख लेती हूँ, दिस इज 2, दिस इज 1, 5, 6, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पर फोकस डाल रही हूँ इसके ऊपर, मतलब 5 के ऊपर, तो 5 हाइट का मैक्सिमम रेक्टेंगल जो बन सकता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या मैं कह सकती हूँ इसकी राइट बाउंड्री कहाँ पर आएगी, राइट बाउंड्री आएगी इससे जो छोटे वाला एलिमेंट है उससे जस्ट पहले। लेफ्ट बाउंड्री कहाँ आएगी, 5 से जो छोटे वाला एलिमेंट आएगा उसके जस्ट पहले। क्या किया मैंने, अगर मुझे 5 हाइट वाला एक रेक्टेंगल बनाना है तो इससे जितने भी बड़े वाले होंगे, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, वो तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि उनकी तो मुझे 5 के इक्वल ये वाली हाइट इंक्लूड कर लेनी है। तो जितने भी बड़े वाले होंगे या इक्वल वाले होंगे वो सारे रेक्टेंगल में इंक्लूड कर जाएंगे। पर जैसे ही 5 से छोटे वाला एक राइट में एग्जिस्ट करेगा, एक लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, उस वाली हाइट को मैं नहीं ले सकती, बस बड़े वाली जो इमीडिएटली मेरे बड़े वाली बाद वाली हाइट है उसको मैं ले सकती हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 5 के लिए मुझे उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सर्च करना है, कहाँ पर, राइट साइड में। 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सर्च करना है लेफ्ट साइड में। 5 के लिए उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मिल गया मतलब मुझे मेरी बाउंड्रीज मिल गई। इन बाउंड्रीज को मुझे इंक्लूड नहीं करना, पर हाँ इनके बीच में जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी बार्स होंगे, वहां से मैं अपनी हाइट के बराबर रेक्टेंगल के वर्थ का एरिया निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये निकाला कि किसी भी इंडेक्स पर अगर मुझे अपना एरिया फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू उस इंडेक्स की हाइट मल्टीप्लाइड बाय वहां पर विड्थ। तो विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए मतलब कितने एरिया तक मैं स्प्रेड हो सकती हूँ अपने रेक्टेंगल को लेकर, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तो मुझे निकालना पड़ेगा अपना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लेफ्ट साइड में, और एक मुझे निकालना पड़ेगा अपना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कहाँ पर, राइट साइड में। इनफैक्ट मैं इसको स्मॉलेस्ट नहीं, मैं इसको नेक्स्ट स्मॉलर बोलूंगी। जैसे हमने लास्ट टाइम नेक्स्ट ग्रेटर का एग्जाम्पल किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे ही अब हम नेक्स्ट स्मॉलर को यूज करके अपने एरिया ऑफ द मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम को निकालने वाले हैं। तो हाइट मेरे पास बाय डिफॉल्ट मैं जिस भी बार पर हूं उसकी हाइट हो जाएगी। विड्थ के लिए पहले तो मैं नेक्स्ट स्मॉलर इन द लेफ्ट निकाल लूं, फिर मैं नेक्स्ट स्मॉलर इन द राइट निकाल लूं। मान लेते हैं नेक्स्ट स्मॉलर इन द लेफ्ट
मेरे पास आएगा एट इंडेक्स आई, और नेक्स्ट स्मॉलर इन राइट मेरे पास आएगा एट इंडेक्स जे। क्या मैं कह सकती हूँ मेरी जो विड्थ होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी? इस जे वाले इंडेक्स माइनस आई वाले इंडेक्स माइनस 1 के बराबर। कैसे कह सकती हूँ मैं इसको? यहीं पर एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं, हाउ इज दिस ट्रू। यहाँ पर ये जो जे इंडेक्स है दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 के इक्वल। यहाँ पर ये जो आई इंडेक्स है दिस इज इक्वल टू 1। ये जो मेरा ith इंडेक्स है जिसके लिए अभी मैं रेक्टेंगल को कैलकुलेट कर रही हूँ, इसके लिए विड्थ कितनी आएगी? इसके लिए विड्थ आएगी 4 माइनस 1 यानी 2 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसकी विड्थ 2 के बराबर ही होगी? मतलब इतनी विड्थ का मेरा रेक्टेंगल बनेगा और इतनी हाइट का बनेगा, 5 हाइट का, और ये विड्थ जब मल्टीप्लाई होगी हाइट के साथ तो मेरे पास एरिया आएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। ये सेम चीज़ एक बार किसी और के साथ करते हैं, इनफैक्ट शुरू से करते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, हर एक बार के लिए उसकी हाइट तो मुझे पता ही है, उसके लिए विड्थ निकालूंगी। विड्थ निकालने के लिए हर एक बार पर मुझे उसका नेक्स्ट स्मॉलर राइट पता होना चाहिए और मुझे उसका नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट पता होना चाहिए। एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लेते हैं मुझे इस बार की बात करनी है, यहाँ पर मेरे पास हाइट है 2 के बराबर। इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर राइट होगा वो किसके बराबर होगा? नेक्स्ट स्मॉलर राइट कोई है ही नहीं, और नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट जो होगा वो बराबर होगा इस वैल्यू के, मतलब इस 1 वाली वैल्यू के। तो आई का इंडेक्स हो जाएगा मेरे पास 1 के बराबर, और राइट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू है ही नहीं। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जे की वैल्यू हो जाएगी n के बराबर, विच इज इक्वल टू माई हाइट डॉट लेंथ। और कितनी है यहाँ पर लेंथ? 1 2 3 4 5 6 के बराबर। जे की वैल्यू 6 के बराबर होगी क्योंकि राइट साइड में कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इंडेक्स अगर प्रॉपर निकालना है तो राइट साइड में मेरे पास जो स्मॉलर इंडेक्स हो जाएगा वो n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हाइट कितनी है? अगर मुझे इस बार का रेक्टेंगल फॉर्म करना है, हाइट है मेरे पास 2 के बराबर, तो हाइट आ गई है 2 के बराबर। विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी मेरे पास j माइनस आई, मतलब 6 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8 के बराबर। और ये एरिया कैसा दिखेगा? ये तो मेरी हाइट होगी, इन 4 बार्स के थ्रू मैं अपना रेक्टेंगल बनाऊंगी और उस रेक्टेंगल का एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, और ये टोटल एरिया होगा 8 के बराबर। लॉजिकली मैंने j माइनस आई माइनस 1 कहने का मतलब है कि अगर आप इंडेक्स j पर हैं तो यहां से तो हमें i इंडेक्सेस को माइनस कर देना है, तो मतलब लेफ्ट वाले सारे छोटे वाले हट जाएंगे। पर क्योंकि ये जो मेरा jth इंडेक्स है ये भी छोटा ही था तो इसको भी मुझे माइनस कर देना है, तो -1 ये एक्स्ट्रा इसीलिए यहाँ पर आया ताकि i और j के सिर्फ बीच वाले मुझे मिले। ना मुझे j को इंक्लूड करना है ना मुझे i को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये सारे छोटे हैं। छोटे वाले बार्स को इंक्लूड नहीं कर सकते एरिया के लिए, सिर्फ हाइट के इक्वल या उससे बड़े वाले बार्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा -1 दिया है। अगर j को इंक्लूड करना होता तो सिर्फ j माइनस आई के बराबर होता, पर दोनों को इंक्लूड नहीं करना इसलिए j माइनस आई माइनस 1 के बराबर है। सबसे पहला काम मेरे कोड में मेरे पास ये होगा कि मैं सारे के सारे इंडेक्सेस के लिए उनका नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकाल लूँ और सारे के सारे इंडेक्सेस के लिए उनका नेक्स्ट स्मॉलर राइट निकाल लूँ। अगर मुझे नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकालना है तो उसको हमने ऑलरेडी कहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारा लॉजिक डिस्कस किया था, नेक्स्ट ग्रेटर राइट वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर पूरा का पूरा हमने कोड लिखा हुआ था। मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर कभी भी नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकालना लग जाए क्या करना है, अपने लूप को तो कर देना है रिवर्स और अंदर वाली कंडीशन को भी रिवर्स कर देना है। किसके लिए? नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट के लिए। और नेक्स्ट स्मॉलर राइट के लिए क्या करना है, सिर्फ अपनी अंदर वाली कंडीशन को रिवर्स करना है। लूप मेरा वैसे का वैसा लास्ट से शुरू होगा। तो इनका जो है डायरेक्टली हम कोड लिखेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट ग्रेटर को अच्छे से देखकर आना है। वो अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो डायरेक्टली हम कोड लिखेंगे अब नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट और नेक्स्ट स्मॉलर राइट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं एरेज बना लेती हूँ। ये है मेरा नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, ये है मेरा नेक्स्ट स्मॉलर राइट। इस एरे के अंदर सारे के सारे नेक्स्ट स्मॉलर का मैं इंडेक्स स्टोर करने वाली हूँ। कोड के अंदर तो मैं इंडेक्स स्टोर करूंगी इन एरेज के अंदर, पर अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं नंबर को ही स्टोर कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से चीजें क्लियर रहें। 2 का नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। फिर 1 का नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या होने वाला है? 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -1 या -1 की जगह, क्योंकि हम राइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं n की वैल्यू डाल दूंगी विच इज इक्वल टू माई 6 को क्यों डाला, n को क्यों डाला, -1 को क्यों नहीं डाला? -1 को राइट वाले केस में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि मुझे क्या करना है,
विड्थ निकालनी है। विड्थ वाले केस में मैं हर बार क्या करती हूँ, जे में से आई को माइनस करके -1 करती हूँ। मान लेते हैं आई की वैल्यू तो -1 होती है, जे की वैल्यू भी जिस दिन -1 हो जाएगी उस दिन 2 -1 हो जाएंगे। तो एक वैलिड विड्थ निकालने के लिए मेरा जो जे है -1 की जगह मुझे उसको लास्ट इंडेक्स से असाइन करना पड़ेगा कि मेरा जे अब आखिरी पर आ गया है, आखिरी पर मेरा स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ विड्थ मेरी प्रॉपर कैलकुलेट हो, इसीलिए जब राइट वाला केस आएगा तो उसमें मैं -1 नहीं, उसमें मैं n को असाइन करूंगी। तो मैं बात करूंगी 5 की, 5 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 2। फिर मैं बात करूंगी 6 की, 6 का भी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 2। फिर मैं बात करूंगी 2 की, 2 का कोई नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं है तो यहाँ 6 डाल दूंगी विच इज इक्वल टू n। फिर मैं बात करूंगी 3 की, 3 का भी कोई नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं है तो इसके लिए मैं ऐड कर दूंगी 6 को विच इज इक्वल टू n। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कर दिया है अपने राइट की तरफ। अब मैं अगर लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट से के लिए मैं यहां से राइट टू लेफ्ट जाऊंगी। सबसे पहले मैं 3 के लिए देखूंगी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा 2, तो 2 ऐड कर दिया, ये ऐड होगा मेरे लास्ट इंडेक्स पर। उसके बाद मैं 2 के लिए देखूंगी, 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 1 हो जाएगा। फिर मैं 6 के लिए देखूंगी, 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 के इक्वल हो जाएगा। फिर 5 के लिए देखूंगी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर 1 के लिए देखूंगी कोई नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं है तो अब मैं -1 यहाँ पर डाल दूंगी। 2 के लिए देखूंगी, 2 के लिए भी नहीं है तो इसके लिए भी मैं -1 यहाँ पर डाल दूंगी। तो इनके लिए डायरेक्टली हम लूप लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि ये इस सवाल पर बेस्ड है नेक्स्ट ग्रेटर वाले पर। तो एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लेफ्ट निकाल लिया, मैंने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट राइट निकाल लिया। इसको अगर मैं आई मान लूँ, इसको अगर मैं जे मान लूँ, तो हर बार मैं क्या करूंगी, हर बार एक बार पर जाऊंगी। उसकी हाइट मुझे पता ही है, हाइट कहाँ पर है इस वाले एरे के अंदर, उसके लिए मुझे हाइट पता है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लेफ्ट पता है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट राइट पता है, तो मैं डायरेक्टली उसके लिए उसका करंट एरिया निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट और नेक्स्ट स्मॉलर राइट में वैसे तो मैंने वैल्यूज को स्टोर कराया है, पर यहाँ एक्चुअली वैल्यूज नहीं आएंगी। यहाँ क्या आएंगे, यहाँ इंडेक्स आएंगे, क्योंकि विड्थ कैसे निकलती है, यहाँ पर विड्थ में मैं इंडेक्स में से इंडेक्स को माइनस कर विड्थ को कैलकुलेट करती हूँ। तो इसलिए मैं एक्चुअल वैल्यूज जो कोड के टाइम पर हम स्टोर कर रहे होंगे उसको देख लेती हूँ। यहाँ तो -1 ही आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। ये 1 कौन से इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है यहाँ पर, तो इसके लिए 1 आएगा। 5 के लिए क्या आएगा, 5 इंडेक्स नंबर 2 पर है। 1 के लिए क्या आएगा, 1 दोबारा इंडेक्स नंबर 1 पर है। 2 के लिए क्या आएगा, 2, ये वाला जो 2 है ये है मेरा इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर मुझे पता है ये मेरा n था, ये मेरा n था, ये मेरा n था। तो इस 1 के लिए तो मेरे पास 1 ही स्टोर होगा, इस 2 के लिए मेरे पास 4 स्टोर होगा, इस 2 के लिए भी 4 स्टोर होगा। अब ये जो nn मेरे पास थे, ये इंडेक्स n के लिए, इसके लिए मेरे पास 6 ही स्टोर्ड होगा इंडेक्स। ये भी मेरा इंडेक्स ही है 6, ये भी मेरा इंडेक्स ही है 6, बिकॉज दीज आर माई n वैल्यूज। तो जो मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए, वो एक्चुअली इन इंडेक्स पर परफॉर्म करने हैं। तो एक एक करके सारे के सारे बार्स के लिए हम उनका एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनकी हाइट लिख लेती हूँ, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। अब सबसे पहले जाऊंगी अपने फर्स्ट बार के ऊपर। फर्स्ट बार के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है उसका एरिया। तो इसका एरिया हो जाएगा इसकी हाइट विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए जे क्या होगा, इस 0th इंडेक्स के लिए ये इसका जे हो जाएगा, जे यानी ये वाला इंडेक्स 1, और ये इसका आई हो जाएगा। तो विड्थ हो जाएगी 1 माइनस -1 यानी +1 -1 इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो मेरे पास एरिया आएगा इस वाले रेक्टेंगल के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 2। कुछ इस तरीके का मेरे पास रेक्टेंगल फॉर्म होगा। इनफैक्ट इसको हम टैली भी कर सकते हैं, जब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था तो इस वाले बार के लिए मैंने एरिया निकाला था 2 के बराबर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले वाले बार की तरफ। नेक्स्ट वाले बार में मैं आ जाऊंगी यहाँ पर। यहाँ पर आते ही मेरा जो एरिया मुझे निकालना है दैट विल बी इक्वल टू बार की हाइट मल्टीप्लाइड बाय, इस वाले बार के लिए नेक्स्ट स्मॉलर राइट हो जाएगा ये यानी 6, और i की वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस -1 यानी +1 -1 इज इक्वल टू 1 × 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6। और एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म होगा जिसकी हाइट तो 1 के बराबर होगी, पर इसकी विड्थ पूरे के पूरे मेरे हिस्टोग्राम के थ्रू जाएगी। सो मेरा रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट बार की तरफ। नेक्स्ट बार मतलब यहाँ पर, इसके लिए अपना एरिया निकाल लेती हूँ। इसके लिए एरिया होगा इसकी हाइट 5 मल्टीप्लाइड बाय, इस वाले बार के लिए जो मेरा नेक्स्ट राइट होगा, नेक्स्ट स्मॉलर राइट, वो होगा 4 के बराबर उसका इंडेक्स, और नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट का इंडेक्स होगा 1 के बराबर। तो इसके लिए जे हो जाएगा 4 माइनस आई हो जाएगा 1, दोबारा से -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मेरा एरिया आ गया 10 के बराबर। दोबारा से आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट बार की तरफ, 6 की तरफ आ गई। 6 के लिए जो एरिया निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू इसकी हाइट 6 मल्टीप्लाइड बाय
6 के लिए j क्या हो जाएगा, 6 के लिए j हो जाएगा ये वाला इंडेक्स यानी 4 and 2. तो this will be 4 minus 2 minus 1. This will be equal to 6 into 1 is equal to 6. तो क्या मैं कह सकती हूँ इसके लिए जो मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया निकलेगा वो 6 के बराबर होगा और वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। 5 का रेक्टेंगल कैसा दिखेगा, 5 का रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। अब आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट बार की तरफ। नेक्स्ट बार में आ गई मैं यहाँ पर मेरे जो एरिया कैलकुलेट होगा दैट विल बी इक्वल टू इसकी हाइट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके लिए विड्थ निकालनी है। विड्थ क्या हो जाएगी इस वाले बार के लिए, नेक्स्ट स्मॉलर राइट हो जाएगा 6, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट हो जाएगा 1 के बराबर। तो इट विल बी 6 minus 1 minus 1, दिस विल बी इक्वल टू 2 into 4 इज इक्वल टू 8। तो इसका एरिया हो जाएगा 8 के बराबर। और ये कैसा दिखेगा, ये एरिया कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर हाइट तो 2 के बराबर होगी पर विड्थ मेरी 4 के बराबर होगी। नेक्स्ट मैं आ जाऊंगी अपने लास्ट बार की तरफ। लास्ट बार में आ जाऊंगी इस 3 हाइट वाले बार की तरफ। यहाँ पर आते ही मेरा जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इसकी हाइट मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए j की वैल्यू हो जाएगी 6 और i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो j माइनस आई माइनस 1, 6 माइनस 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3 और विड्थ हो जाएगी 1। तो इस पर ये वाला रेक्टेंगल फॉर्म होगा जिसका एरिया हो जाएगा 3 के बराबर। अब आप इन वैल्यूज को अगर टैली करें तो ये वही वैल्यूज हैं जिनको हमने शुरुआत में कैलकुलेट किया था, यानी 2 6 10 6 8 3, दिस इज ऑल्सो 2 6 10 6 8 3। तो इनको हमने मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया, कोड वाइज। पहले नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकाल लिया, उसको निकालने का लॉजिक हम कोड में देखेंगे। नेक्स्ट स्मॉलर राइट निकाल लिया, दोनों का जो लॉजिक होगा वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले जो क्वेश्चन था उसके लॉजिक के मिलता जुलता होगा। और उसके बाद मैंने सबके लिए उनका एरिया निकाल लिया। एरिया कैसे निकाला, हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। विड्थ कितनी होती है, j माइनस आई माइनस 1। j क्या है, j इंडेक्स है नेक्स्ट स्मॉलर राइट का, i क्या है, i इंडेक्स है नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट का। अब एरिया मैंने निकाल लिया, इनमें से मैक्सिमम एरिया निकाल लूंगी। मैक्सिमम एरिया इज दिस एरिया 10 विच इज दिस वैल्यू। कौन से बार पर, इस बार के ऊपर। तो मेरा मैक्सिमम एरिया इन द हिस्टोग्राम बन जाएगा ये। इस सवाल को मैक्सिमम एरिया इन द हिस्टोग्राम या मैक्सिमम रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम भी कहते हैं। और इस सवाल का जो लॉजिक है वो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। इनफैक्ट इसके लिए हम एक और अपना जो एग्जाम्पल है उसको बना सकते हैं, 2-3 पर ड्राई रन कर सकते हैं, या आप से खुद से एग्जाम्पल नहीं हो रहा तो मैं आपको अर्ज करूंगी कि आप इस एग्जाम्पल पर ड्राई रन करिए। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस बार की हाइट है 2, इसकी हाइट है 4। इसके लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। अब इसके लिए आपको ड्राई रन करना है मेरे इस पूरे प्रोसेस को। ड्राई रन किए बिना कोड को नहीं देखना, पहले ड्राई रन करना है अच्छे से। मुझे पता ही है नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या होता है। उसके बाद मुझे एरिया निकालना है दोनों बार्स के लिए। जो मैक्सिमम एरिया होगा दैट विल बी माय फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के कोड की तरफ। कोड के लिए मुझे क्या करना है, मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरा एक एरे है, यही दर्शाता है मेरा हाइट्स इन हिस्टोग्राम को। तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया के अंदर हर बार मैं अपनी हाइट्स को पास करूंगी। तो मैंने अपना एरिया ऑफ हाइट्स को इसके अंदर पास कर दिया। अब मैक्सिमम एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपना नेक्स्ट स्मॉलर राइट निकालना पड़ेगा, फिर मुझे अपना नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे सबके लिए उनका करंट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं 3 वेरिएबल्स बना लेती हूँ। एक वेरिएबल बनाती हूँ अपना इंट मैक्स एरिया। मैक्स एरिया को शुरुआत में मैंने 0 रखा है। उसके अलावा मैं एक अपना इंटीजर एरे बना लेती हूँ नेक्स्ट स्मॉलर राइट के लिए, विच इज़ इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एरे डॉट लेंथ, और दूसरा बना लेती हूँ नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट के लिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एरे डॉट लेंथ। पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर राइट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक स्टैक बना लेती हूँ, जैसे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में बनाते थे, न्यू स्टैक। अब मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, पहले तो मैं नेक्स्ट ग्रेटर का आपको प्रोसेस दोबारा से वो कोड लिख के दिखा देती हूँ जिसको हमने नेक्स्ट ग्रेटर में लिखा था, उसको मैं फिर थोड़ा सा चेंज करके उसको नेक्स्ट स्मॉलर राइट वाला बना दूंगी। तो पहले मैं कोड लिखने वाली हूँ नेक्स्ट ग्रेटर राइट के लिए। उसके लिए क्या कोड लिखा था, एक लूप चलाया था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन, यहाँ पर मुझे बैकवर्ड्स जाना है क्योंकि मैं राइट को कैलकुलेट कर रही हूँ। तो लूप को शुरू करूँगी n-1 से, यानी एरे डॉट लेंथ -1 से, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस। हर बार मुझे क्या करना है, जब तक
मेरा स्टैक या तो खाली नहीं हो जाता, नॉट ऑफ एस डॉट इज एम्प्टी, तब तक मुझे अपने एलिमेंट्स को बाहर निकाल कर देखना है और टॉप को देखना है कि वो छोटा तो नहीं है। ग्रेटर के लिए क्या करते थे, सारे छोटी वैल्यूज को हमें हटाना होता था। तो जब तक एरे ऑफ एस डॉट पीक इज लेस देन इक्वल टू माई एरे ऑफ आई, तब तक मुझे अपने स्टैक से कर देना है पॉप। ये मेरा नेक्स्ट ग्रेटर के लिए कोड होता था। यहाँ पर क्योंकि मैं स्टैक के अंदर अपने इंडेक्स स्टोर कराती हूँ, इसीलिए बाहर मुझे एरे ऑफ आई और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। फिर लास्ट में चेक कर लेती हूँ कि अगर मेरा एस खाली हो गया, मेरा स्टैक खाली हो गया, तो उस केस में मेरे पास आंसर आता था -1 और बाकी सारे केसेस में, एल्स वाले केस में मेरे पास आंसर आता था टॉप के बराबर। और लास्ट में मैं क्या करती थी, स्टैक में पुश कर देती थी अपने एलिमेंट को, यानी उसके इंडेक्स को। तो स्टैक के अंदर मैंने आई को पुश कर दिया। अब इसी सेम कोड को अगर मुझे स्मॉलर के लिए लिखना हो, तो स्मॉलर के लिए तो बस क्या करना है, इस कंडीशन को रिवर्स कर देना है। यानी पहले मैं स्टैक से छोटे वालों को हटा देती थी क्योंकि मुझे बड़ा ढूंढना है, पर अब मुझे छोटे वाला ढूंढना है तो मैं बड़े वालों को हटा दूंगी स्टैक से। तो उनको हटाने के लिए मैं यहाँ बस इस कंडीशन को रिवर्स कर दूंगी, इसको कर दूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू। बस इतना छोटा सा चेंज आएगा नेक्स्ट स्मॉलर राइट कैलकुलेट करने के लिए। बाकी यहाँ पर भी सेम चीज कर दूंगी कि माई नेक्स्ट स्मॉलर राइट ऑफ आई विल बी इक्वल टू, अगर एम्प्टी हो गया तो उस केस में राइट किसके बराबर है, इंडेक्स वो हो गया मेरे n के बराबर, विच इज एरे डॉट लेंथ। नहीं तो टॉप के बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलर राइट ऑफ आई इज इक्वल टू माई टॉप विच इज एस डॉट पीक। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है कोड अपने नेक्स्ट स्मॉलर राइट का। इसको आप कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर राइट से, बस ये वाली कंडीशन रिवर्स हुई है। तो आई होप कि हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने बोला था उसका सूडो कोड हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कोड में बात करेंगे, क्योंकि कोड में डायरेक्टली देख ही लिया, सिंगल छोटी सी कंडीशन चेंज होनी है। अब नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट की बात करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्मॉलर राइट वाले कोड को मैं कॉपी कर देती हूँ। इसी कोड के अंदर एक छोटा सा ही चेंज करूँगी। अब यहाँ पर स्टैक ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बस मुझे उसको खाली कर देना है स्टैक को। अब खाली किया, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट में कोड में बस इतना चेंज आएगा कि ये कोड बैकवर्ड्स की जगह फॉरवर्ड स्टार्ट होगा। यानी आई की वैल्यू शुरुआत होगी 0 के साथ, आई जाएगा जब तक लेस देन एरे डॉट लेंथ रहता है, और आई हर बार होगा ++ नेक्स्ट स्मॉलर राइट के लिए। मैं लूप चला दूंगी, हर बार वैल्यू को चेक कर लूंगी जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगी, मतलब बड़ी वैल्यूज को स्टैक से हटा दूंगी क्योंकि मुझे छोटी वैल्यूज चाहिए। जैसे ही पता चल गया स्टैक खाली हो गया, मतलब छोटी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे तो कर दूंगी -1 और बाकी सारी केसेस में स्टैक का टॉप, और लास्ट में कर दूंगी एस डॉट पुश। तो इस तरीके से यहाँ मैं NSL कर देती हूँ, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, यहाँ भी नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। तो ये मैंने NSL कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्मॉलर राइट कैलकुलेट कर दिया है। इन दोनों को कैलकुलेट करने वाला स्टेप हो गया है। अब मैं अपने एरिया को कैलकुलेट करूंगी। मुझे पता है विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है मेरे पास j - i-1 के बराबर, या क्या मैं इसको कह सकती हूँ नेक्स्ट स्मॉलर राइट ऑफ i माइनस नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट ऑफ i -1। तो ये विड्थ मुझे ऐसे कैलकुलेट करनी है। अब मैं एक लूप चला लूंगी, फॉर इंट i = 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i++। हर बार हाइट तो मुझे पता ही है क्या है, हाइट है मेरी एरे ऑफ i के बराबर। विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी मेरी नेक्स्ट स्मॉलर राइट ऑफ i माइनस नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट ऑफ i -1 के बराबर। मेरा जो करंट एरिया होगा, करंट एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। और मेरा जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया विल बी मैक्सिमम ऑफ करंट एरिया एंड बाय मैक्सिमम एरिया। तो ये मैंने हर बार अपने करंट एरिया को कंपेयर कर लिया अपने मैक्सिमम एरिया के साथ। लास्ट में मैं क्या करूँगी, लास्ट में प्रिंट करवा दूंगी, मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम इज इक्वल टू माई मैक्स एरिया। इसको कर लेते हैं सेव। एक बार ब्रीफ भी दे देती हूँ। सबसे पहले क्या किया, ये दोनों एरेज बना लिए। यहाँ तो नेक्स्ट स्मॉलर राइट निकाल लिया मैंने, क्योंकि पता ही है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकालते थे, तो नेक्स्ट स्मॉलर राइट निकालना उतना ही आसान होगा। फिर नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट निकाल लिया। उसके बाद मैंने एरिया को निकाल लिया, हर बार हाइट एंड विड्थ को कैलकुलेट करके। तो इसके लिए कॉल लगाते हैं मैक्सिमम एरिया को फॉर माई ARR। इसको करते हैं सेव। आंसर मुझे पता है कि मेरे पास 10 के बराबर आना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम इज इक्वल टू 10। अगर हिस्टोग्राम को चेंज करके 2 और 4 वाला कर दूं, जिसको मैंने आपको ड्राई रन करने के लिए बोला था, उसके लिए भी आंसर देख लेते हैं।
उसके लिए आंसर आया मेरे पास 4। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम मैक्सिमम एरिया इन अ हिस्टोग्राम एंड दिस इज़ अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। तो अगर इसका लॉजिक भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है, ड्राई रन हमने सक्सेसफुली कर लिया, कोड हमें समझ में आ गया, तो हमें अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और इसके लॉजिक को ही समझना अपने आप में एक बड़ी जीत है, क्योंकि कोड थोड़ा सा लंबा था। ऑल्दो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर इसके कोड को फर्स्ट टाइम देखकर हमें थोड़ा सा टायर्ड फील हो सकता है, क्योंकि लंबा कोड होगा, आपने देखा होगा वीडियो भी लंबी है, पर इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, मैंने ड्राई रन करके आपको दिखाया है, हर एक केस के लिए आपको बताया है। तो इसमें बस थोड़ी सी हमें हिम्मत करके बैठना होता है, बाकी लॉजिक इसका आसान है, टाइम हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कितने में निकला, नेक्स्ट स्मॉलर राइट, ये भी लीनियर टाइम में निकल गया। नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट कितने में कैलकुलेट हुआ, ये भी लीनियर टाइम में हुआ। करंट एरिया कितने में कैलकुलेट हुआ सबका, ये भी लीनियर टाइम में हुआ। तो लीनियर ऊपर वाला भी लीनियर, 3 टाइम्स लीनियर इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर। तो फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस कोड की वो होगी बिग ऑफ n के बराबर, एंड दिस इज अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड कोड एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब भी हम स्टैक्स की बात करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे सवाल डिस्कस किए हैं स्टैक वाले टॉपिक में। इसके बाद क्यूज को करेंगे, क्यूज के अंदर भी कुछ कुछ सवाल आपको स्टैक के देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आगे जाकर जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है स्टैक वाले चैप्टर में जितने सवाल किए बस इतने ही मेरे स्टैक वाले सवाल हैं, आगे जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी हम स्टैक को यूज़ करेंगे और वहाँ पर भी जाकर हम स्टैक वाले और भी क्वेश्चन को करेंगे। इनफैक्ट आगे जाकर जब हम ट्रीज के सवाल करेंगे, ग्राफ्स के सवाल करेंगे, ग्रीडी के सवाल करेंगे, अपने डीपी के सवाल करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम स्टैक्स को यूज कर रहे होंगे, क्यूज को यूज कर रहे होंगे, एरेज को यूज कर रहे होंगे, एरे लिस्ट को यूज कर रहे होंगे, लिंक लिस्ट को यूज कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है जो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक वाले हम अभी पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन सिर्फ अभी तक हैं, हो सकता है उनमें कोई एडवांस्ड अप्रोच यूज हो रही हो तो उनको हम बाद वाले किसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आगे वाले चैप्टर्स में भी हमें स्टैक के सवाल देखने को मिल रहे होंगे।